आज की स्त्री क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या देखती है और किस तरह से अपने आप को सबके समक्ष रखती है, वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की स्त्री को मैं कहाँ देखती हूँ, कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं उनको आपसे साझा कर दूँ। देवयानी भारद्वाज जी की पंक्तियाँ हैं ये कि क्षमा करें श्रीमान, मेरा माथा गर्व से उन्नत है, मुझसे ना आवाज़ नीची रखी जाती है, ना निगाहें झुकाना आता है मुझे। जो ना देखी जाती हो आपसे ये खुद मुख्तार औरत, तो निगाहें फेर लिया कीजिए। तो आज की स्त्री की क्या विचार हैं, क्या सोच है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। हमारा विषय है आज की स्त्री और कविता। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ रश्मि भारद्वाज जी को, जोशना बनर्जी अडवाणी जी को, शैलजा पाठक जी को और डॉक्टर ओम निश्चल जी को। आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच में, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कम है। जैसे कि मैंने कहा कि वो हमारे अंदर उत्साह और ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं, तो वो ऊर्जा जो है यहाँ से उसका संचार आप करते रहिए। आप सब मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम के और इस सत्र के पहले क्रम में, जैसे कि हमारा क्रम चल रहा है अतिथि स्वागत की ओर, मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगी जनरल मैनेजर दैनिक जागरण से डॉक्टर श्री प्रशांत कश्यप जी से कि वे मंच पर पधारें और हमारे सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। रश्मि भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जोशना बनर्जी अडवाणी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शैलजा पाठक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं आपको थोड़ा से रूबरू करा दूं कि रश्मि भारद्वाज जी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप एक कवित्री तो हैं ही हैं, युवा कवित्री हैं, लेखिका हैं, संपादक हैं, अनुवादक हैं। एक अतिरिक्त और मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है कविता संग्रह के अलावा वह साल 42 था नामक उपन्यास भी आपका प्रकाशित हो चुका है। और साहित्य के क्षेत्र के लिए आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। जोशना बनर्जी अडवाणी जी नए युग की कवित्री हैं और आगरा से हमारे बीच में पधारी हैं। साथ ही आप सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल आगरा की प्रिंसिपल साहिबा हैं। 2 किताबें आपके प्रकाशित हो चुकी हैं, सुधान पूर्णा, अम्बुधि से पसरा है आकाश, और आपकी कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में शैलजा पाठक जी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत कम समय में हिंदी कविताओं में जिन साहित्यकारों ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, उनमें से एक नाम शैलजा जी का भी है। आपकी कविताएं स्त्री मन की संवेदनाओं से ओतप्रोत, निजी अनुभूतियों के साथ साथ अपने समय की दुष्चरित्र विद्रूपताओं से भी सीधा संवाद और सवाल करती हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। और बहुत ही वरिष्ठ हमारे सर यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर ओम निश्चल जी। आपको एक सुलझे हुए समीक्षक और आलोचक के रूप में जाना जाता है। बहुत लंबी फहरिस्त है आपकी कामों की, मैं उतना तो नहीं बता सकती। आपकी कविता, गीत, समालोचना, समीक्षा, अनुवाद, निबंध, संस्मरण आदि विधाओं में 40 से भी ज़्यादा कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सत्र को आपके हवाले छोड़ते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जागरण संवादी के इस अनूठे आयोजन के लिए और इस अनूठे सत्र के लिए, जिसमें हमारे समय की बहुत ही लोकप्रिय कवित्रियाँ मुक्त छंद की यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी अपनी सोच है, जिनके अपने विचार हैं, जिनके भीतर जैसे राख में कहीं चिंगारी बची होती है और उससे एक तरह की उजास पैदा होती है। तो बहुत कुछ इन कवियत्रियों के पास कहा और अनकहा है, और आज के समय में जिस साहस, स्फूर्ति और संवेदना की आवश्यकता है, जो कि हमारे समय में लगातार कम हो रही है, उसे ये कवियत्रियाँ अपनी कविताओं में आयत्त करने का प्रयत्न करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का विषय है आज की स्त्री और कविता, यानी आज की स्त्री और आज की कविता। और ये समय जबकि सोशल मीडिया का है,
अभिव्यक्ति के अनेक प्लेटफॉर्म हमारे सामने हैं। एक समय था कि स्त्रियां अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं, और निकल सकती थीं तो शायद उन्हें बहुत उसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज शायद कुछ इसमें शिथिलता आई है, वे अपनी जगह बना रही हैं, उन्हें स्थान मिल रहा है, उन्हें स्पेस मिल रहा है, उनकी अभिव्यक्ति अपने स्वरूप ग्रहण कर रही है, वे कहीं अपनी बात मनवा पा रही हैं और कहीं उसके लिए संघर्ष और जद्दोजहद अब भी जारी है। इसलिए कि स्त्री विमर्श के बहुत सारे सवालों में अभी भी स्त्री जिस यातना और व्यथा से गुजरती है, जिसके लिए अभिव्यक्ति के तमाम सोपानों की आवश्यकता पड़ती है, वो अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमें एक शेर याद आता है, मैं बहुत खुशरंग अरमानों की चादर थी मगर, मैं बहुत खुशरंग अरमानों की चादर थी मगर, मुझको मेरी जिंदगी ने ओढ़कर मैला किया। और ऐसे समय में जहां हमारा देश अभी लगभग हम एक सतयुग की वार्ता जैसे सुन रहे थे, उस समय में खो गए थे, जिस समय में हमारे समय की उदात्तताएं विद्यमान थीं, और उसे शायद अपनी तरह से याद कर रहे थे अमीश त्रिपाठी जी। उसी दौर का ये कथन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवताओं के इस युग में आज भी अगर स्त्री को कोई समस्या है तो वो क्या है? चूँकि हमारे समय की लगभग समवयस स्त्रियां हैं और कवयित्रियां हैं और अपनी आवाज़ के लिए पहचानी जाती हैं, तो सबसे पहला सवाल कि यह जो देवताओं का देश है, जहाँ पर स्त्री को अभिनंदित किया जाता है, पूजा जाता है, वहाँ पर क्या समस्या आन खड़ी हुई है कि स्त्री विमर्श के इतने बड़े रूप यहाँ पर प्रचलित हैं, जिसमें कि उसकी अपनी समस्या है, उसका घर परिवार है, देश है, काल है, और उसमें भी स्त्री अपनी आज़ादी के लिए अभी भी संघर्षरत है, अपने स्वायत्त व्यक्तित्व के लिए संघर्षरत है। आखिर वे क्या चीज़ें हैं? मैं रश्मि भारद्वाज जी आपसे जानना चाहूँगा। शुक्रिया ओम जी। मुझे लगता है कि जो आपने जिस श्लोक से बात शुरू की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हमें देवी तो मान लिया गया, पूजा तो कर ली गई, लेकिन एक समान मनुष्य की तरह नहीं देखा गया, मस्तिष्क की तरह नहीं देखा गया। जब अब स्त्री घर से बाहर निकली है, और आज से ही नहीं निकली है, मुझे लगता है हज़ारों साल पहले ऋषिकाओं की बात हमने सुनी इससे पहले के सेशन में, तो एक मस्तिष्क की तरह स्त्री भी बराबर की इस समाज में भागीदार है, इसके आर्थिक तंत्र में, इसके ज्ञान तंत्र में। लेकिन यह पूरा समाज ही, जिसमें से पुरुष नहीं है, स्त्री विमर्श के बारे में मान लिया जाता है कि यह पुरुष के विरोध है, लेकिन पूरा समाज ही स्त्री को एक मस्तिष्क की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक स्वायत्त मनुष्य, एक स्वायत्त अस्तित्व की तरह स्वीकार करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। मैं लेखन की ही बात करूं या कार्यक्षेत्र की ही बात करूं, तो जो चीज़ें बहुत ही आसानी से एक पुरुष को उपलब्ध हो जाती हैं जन्म से ही, जो प्रिविलेजेस उसे मिल जाते हैं घर में, समाज में, कार्यक्षेत्र में और साहित्य में भी, उसके लिए एक स्त्री को हर क्षण खुद को प्रूव करना पड़ता है। यहाँ तक कि अंतिम समय तक ही 10-20 किताबें लिख लेने के बाद भी, एक पहचान बना लेने के बाद भी, उसे हर समय ये बताना पड़ता है कि नहीं, वो एक बराबर की मस्तिष्क है और ये जो कुछ है ये उसका अपना हासिल है, उसकी प्रतिभा है। या कार्यक्षेत्र में ही अगर वो पदोन्नति पाती है या अपने दम पर कुछ करती है, तो उसे भी मानने के लिए हमारा समाज तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो यही जो आपके सवाल में ही उत्तर था कि यही संघर्ष है कि हम चाहते हैं एक ऐसी धरती जहां हम भी बराबर के मनुष्य हों। हमें हमारे अस्तित्व के साथ, मस्तिष्क के साथ, क्योंकि हम देह तो हमेशा से थे, लेकिन मस्तिष्क की तरह हमें स्वीकारा नहीं गया है। यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संघर्ष। बहुत अच्छा रश्मि जी। देखिए, कभी हमारे समय की एक स्त्री कवयित्री ने लिखा, बल्कि मैं याद करूँ मुक्तिबोध को, जिन्होंने ये लिखा कि छोटी सी निज जिंदगी में जी ली हैं जिंदगियां अनगिन, छोटी सी निज जिंदगी में जी ली हैं जिंदगियां अनगिन, जिंदगी हर एक ज्वलित ईंधन का चंदन है। मुझे लगता है कि अगर ये पंक्तियां स्त्री पर घटाई जाएं तो मुझे लगता है कि अभी भी शायद उसके समर्थन में आपकी आवाज़ आएगी। मैं यहाँ पर सुधान पूर्णा और अपने नए कविता संग्रह अंबुधि में पसरा है आकाश की कवयित्री ज्योत्सना बनर्जी जी हैं, जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि हिंदी कविता के बहुत ही
सपाट रास्ते पर न चलना स्वीकार कर, जिसके भीतर बांग्ला संस्कृति की भी अंतर्ध्वनियाँ हैं, हिंदी को नई शब्द संपदा सौंपने की एक व्यग्रता भी है, और अपने मन के कुतूहल और कोलाहल और प्रक्षिप्त संसार को सामने लाने के लिए जिस तरह की शब्दावलियाँ आवश्यक हैं आज के समय में अपनी निजता को बचाए रखने के लिए, उसमें जोशना जी अपना स्थान रखती हैं। कभी कभी इनकी कविताएं एक रहस्य की तरह खुलती हैं, हम उस रहस्य के आवर्तनों में लिपटते चले जाते हैं, जैसे कि तालाब में कंकड़ी फेंकी और उसके आवर्तनों में हमारी दृष्टि लगभग गुम हो जाती है। लेकिन उसका अर्थ यही है कि स्त्री जैसे अपने आप को खोल रही है एक ऐसे रहस्यपूर्ण संसार में, कुछ खोया हुआ, कुछ अलक्षित, जिसको पाने की चेष्टा ये कविताएं हैं। यूँ तो मैं समझता हूँ कि कविताएं बहुत कुछ हमारी बौद्धिक इकाई को या बौद्धिकता को तृप्त करने का माध्यम भी हैं, और ये इतनी अमूर्त कभी कभी हो जाती हैं कि हमें कठिनाई होती है कि हम उसके अर्थ के निष्पत्ति तक पहुँचने में हमें थोड़ी बाधा होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कविता का जो संसार जिस तरह से बनना चाहिए था उतना बेहतरीन संसार आज भी नहीं है। यद्यपि आधुनिकता का जो संसार है, जो माहौल है, वो बहुत भरा पूरा है, और हमारी जो आधुनिकी है हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारी शिक्षा में ये सब ये परिघटित हो रही हैं। लेकिन फिर भी क्या चीज़ है जो मिसिंग है, जिसे वे अपनी कविताओं में खोजती हैं, और जिन पंक्तियों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसमें कि हमारे समय की एक कवित्री कहती कि मैंने गढ़ा है अपना एक पुरुष, दूसरी कवित्री कहती है कि उत्सव पुष्प नहीं हूँ मैं। यानी जो तांबूल करंक वाहिनी की अपनी परंपराएं थीं प्राच्य काल में, स्त्रियों का जो एकमात्र दायित्व होता था, उस दायित्व से उबार कर स्त्री नई भूमिकाओं में जो अवतरित हो रही है, उसे अपनी कविताओं में किस तरह से आविष्कृत करती हैं, और आज की स्त्री को किस जगह पर खड़ा हुआ देखती हैं। जोशना जी। शुक्रिया ओम जी। पहले तो मैं ये बात कह देना चाहती हूँ कि मैं कतई शिकायत लेकर आज मन में नहीं बैठी हूँ, बातें बहुत सारी हैं आप सबसे शेयर करने के लिए। ये जो टॉपिक है स्त्री और कविता, जो दोनों चीज़ों को जोड़ दिया गया है एक संग, ये आज से नहीं बहुत पहले से ही चली आ रही है। जैसा कि बात अगर स्त्री पे हो, तो मैंने लिखना बहुत ही ज़िद में शुरू किया था। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरे अंदर एक ज़िद थी, उस ज़िद के तहत मैंने लिखना शुरू किया। घर में मेरी जो माँ थी वे भी लिखती थी, लेकिन वे लिख नहीं पाईं। उन्हें लिखने से रोका नहीं गया, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि वे लिख नहीं सकी। हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसे कि भक्ति काल की अगर हम बात करें तो भक्ति काल में स्त्रियों को ठगिनी कहा गया है। फिर आप आ जाएं आदिकाल में उन पर युद्ध भी हुए हैं। फिर रीतिकाल में आप सब देख सकते हैं कि उनके मानसल सौंदर्य पर बहुत सारी बातें हुई। फिर अगर हम अभी आधुनिक काल की बात करें तो इसमें बहुत कुछ है कहने के लिए। जब मेरी माँ को रोका गया लिखने से, तो मैं जब ये देखती थी घर में, क्योंकि एक हमारे दादाजी के जो भाई थे वो पुरोहित थे कोलकाता बेहाला में, तो घर में क्या होता था कि जैसे घर में अगर वो माँ अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती थी, उनको 4 बजे उठना ही है, मंगलाचरण करना ही है, पोखर में जाके कमल तोड़ना भी है, वो ला के माँ के चरणों में रखना ही है। तो ये सब देखते देखते हम बड़े हुए हैं। बहुत सारी शिकायतें मन में थी, लेकिन कभी भी उस बात को कहा नहीं। हाँ, कविता में अवश्य लिखा। दुर्गा पूजा में जब माँ की मूर्ति स्थापित की जाती है तो हम सोनागाछी से मिट्टी लेने जाते हैं। तो मिट्टी लेने माँ, काकियाँ, दादी सभी होते थे। मिट्टी जब उठाते थे वहाँ से, तो माँ, काकी और दादी तो मिट्टी उठाती थी, लेकिन हमारे पिता, काका और जो पुरुष थे वो वहाँ खड़ी स्त्रियों को देखते थे। तो ये चीज़ हम देखते देखते बड़े हुए हैं। ये सब कुछ अंदर कहीं ना कहीं जमा हो गया है, एक काई की तरह अंदर जमा हो गया है। तो लिखते समय कुछ अधपका सा रह जाना, कुछ जो लिखने की कोशिश करें वो ठीक से उभर के ना आना, शुरू में ये चीज़ें रहीं। लेकिन फिर ये सोचा कि क्यों इन चीज़ों को दबा लिया जाए, क्यों इन चीज़ों को छिपाया जाए। मेरी शिकायत किसी से नहीं है, किसी पुरुष से मेरी शिकायत नहीं है। अगर ये शिकायत की मुहिम मैं शुरू करूं तो मैं अपने घर से ही पहले शुरू करूं।
तो ये सारी चीज़ें हैं कविता में। इन सब जो देखते देखते हम बड़े हुए हैं उन सब को कविताओं में दर्ज कर देना, कविताओं की पंक्तियों में कह देना, लिख देना, कोई प्रश्न अंत में छोड़ देना, बस यही सिलसिला चला रहा है। यही जद्दोजहद चलती रहेगी, देखते हैं कब तक चलती है। बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। शैलजा जी, आपकी कविताओं में जैसा मैं पाता हूँ, आज की स्त्री बोलती है, बतियाती है और पूरा बदकहियों का संसार वहाँ पर है, और बहुत ही फुर्सत से, धीरज से वो उन अभावों और विपन्नताओं और जिसको चारित्रिक दुर्बलताओं का संसार कहते हैं, पुरुष के और पुरुष वर्चस्ववादी समाज के भी बहुत ही आहिस्ता उसको सामने रख देती हैं, और कहीं न कहीं भीतर आपकी मुस्कुराहट भी चलती रहती है। चूँकि व्यंग्य और वक्रताओं का संसार अब स्त्रियों के सामने धीरे धीरे खुल रहा है, तो आप आज की स्त्री को कहाँ पर खड़ा देखती हैं? और इस स्वतंत्र चेता स्त्री जो कविता लिखती है, कविता लिखना ही अपने आप में एक तरह की आज़ादी का उद्घोष है। चूँकि अगर कभी कहता है कि अपारे काव्य संसारी कवि रेवह प्रजापति, वो अपनी दुनिया का निर्माता है, एक प्रति संसार गढ़ के रखता है, तो इस प्रति संसार में आकर कितना सुकून महसूस करती हैं और कितना इसके लिए निंदित होती हैं या कि प्रशंसित होती हैं? शुक्रिया ओम जी। पहले तो ये, जैसे आपने शुरू की एक लाइन, तो एक शेर की 2 पंक्तियां हैं। उठाकर चाक पर रख दो मेरे इस देह की माटी, बहुत अच्छा। मुझे कुछ और होना था, लिखा कुछ और है इसमें। फिर एक बार कहें से। उठाकर चाक पर रख दो मेरे इस देह की माटी, लिखा कुछ और था इसमें, मुझे कुछ और होना था। क्या बात, बहुत अच्छा। तो हमारी अपब्रिंगिंग में चीज़ें हम पर थोप दी गई हैं। हमारे समय भी, मेरे पहले की औरतों में भी, मेरी कविता में मेरे अपने ही घर संसार की औरतें आती हैं जिन्हें ये तय खाने में रहने के लिए विवश कर दिया गया, और वो इसे बहुत आराम से मान ली। मुस्करा करके दुख और दर्द को से ओवरकम कर लेना उन्होंने सीखा बड़ी मुश्किलों के बाद, कि अगर वो मुस्कराती भी नहीं तो क्या करती, मर जाती। तो ये मुस्कुराहट एक आवरण की तरह है, और मैं बहुत विनम्रता से अपनी कविताओं में कमियों के बारे में कहती हूँ, उन औरतों के ज़रूरात के बारे में बात करती हूँ, या जितने दंश उन्होंने सहे। और मैं कहीं ये भी एक बार एक लाइन आती है कि औरतें बंधना भी जानती हैं, बांधना भी जानती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिंध जाती हैं। तो ऐसी औरतें रही हैं, ऐसी औरतें हम देखते आए हैं, और वही औरतें कहीं न कहीं मेरी उंगली थामे रही हैं। और बहुत लंबी चुप्पी के बाद मुझे लगा कि मैंने बस ऐसे ही लिखना शुरू किया, तो मेरा देश, मेरा गांव, मेरे लोग मेरे साथ होते चले गए, और कविताएं मैं लिखती चली गई। मैं उससे बाहर नहीं हो सकती। मैं अदब से औरतों को सामने लाती हूँ कि वो बस बहुत विरोध नहीं कर रही हैं, वो अपने लिए अपने हिस्से की जगह मांग रही हैं, और उनका अधिकार है, वो उन्हें दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा। रश्मि जी, आपका एक कविता संग्रह है, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, और अभी जो आपका हाल का संग्रह आया, घो घो रानी कितना पानी, इसका शीर्षक तो कुछ मतलब जैसे हम अपने बचपन का आखिट करते हुए खेल खेलते हैं, और खेल खेल जैसा शीर्षक है, लेकिन इसके भीतर इतनी गंभीर कविताएं हैं। आपके भीतर की उदास स्त्री है, कभी गवाक्ष से आसमान को देखती हुई, कभी जैसे कि कुछ गुम चीज़ों की तलाश करती हुई, और कभी किसी शोक प्रस्ताव की तरह अपनी कविता को सामने रखती हुई। इतनी सारी उदासियाँ, हम थे उदासियाँ थीं, खामोश गुलमोहर था, हम दर्द भी न गाते तो क्या बयान करते। आखिर किस दर्द का बयान अपने इस संग्रह में घो घो रानी कितना पानी, उसके पहले भी एक अतिरिक्त आज जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से अनुशंसित भी था, अपनी माँ को मैंने जन्म दिया, इसके पीछे भी आपको कोई फलसफा है। तो रश्मि भारद्वाज जी, इस यात्रा में आपकी कविताओं को बिल्कुल ही हम सरपट तरीके से नहीं पढ़ सकते। अभी हमारे यहाँ कविता पढ़ने की आदत या तो बहुत अध्यापकीय है, जिसके कुछ सूत्र हैं, प्रस्तुत विधान स्टाइल के,
लेकिन उसके भीतरी संवेदना की जो सुरंगें हैं वहाँ से जाकर लौट पाना सुरक्षित सलामत बहुत मुश्किल हो चला है। कम लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि वे हमें समझते हैं या हमारी कविता को समझते हैं। आपको क्या लगता है अपनी कविताओं के साथ? ओम सर, जो आपने बोला घोघो रानी कितना पानी, इसी से बात शुरू करती हूँ। ये मेरे लिए एक मेटाफर था जो मैंने नाम रखा। ये खेल हम खेलते थे बचपन में, घोघो रानी कितना पानी। आप लोग जो भी पूर्वी भारत से होंगे वो इस खेल से जुड़े होंगे कि इसमें एक जो बीच में रानी बनती है, चारों तरफ लोग उसे गोल घेर के घेरा बनाते हैं और उससे पूछते रहते हैं कितना पानी कितना पानी। वो बताती है इतना पानी इतना पानी इतना पानी। अब रानी को डूब जाने से पहले उस घेरे से बाहर निकलना है। अगर रानी निकल गई तो बच गई, अगर रानी नहीं निकल पाई तो वो डूब गई। तो मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ मैंने देखा है वहाँ या तो इतना पानी है कि कुछ नहीं बचता, ना जीव जंतु ढोर ढांगर खेत, या तो फिर इतना कम पानी है कि आँखें भी सूख जाती हैं। और जैसा कि मैंने अपनी किताब की प्रस्तावना में लिखा है कि मेरे आसपास की जो भी स्त्रियाँ मैंने देखी उनकी आँखों का पानी कभी सूखते ही नहीं देखा। तो वहीं से निकला घोघो रानी कितना पानी। तो जो ये उदासियाँ या उसकी छाया या उसके अनुगूंजे या शिकस्त या हार और उससे उबर कर बार बार निकल आना, ये सिर्फ मेरी हार नहीं है, ये तो वो रास्ता है जो वो तलाश रही थी। वो सारी औरतें जिनके बीच में बड़ी हुई, जिनको देखते हुए बड़ी हुई, जिनको आसपास देखा, जिनको हारते देखा, जिनको मिट जाते देखा, जिनको ख़त्म हो जाते देखा, और वो अपनी बात नहीं कह पाई, वो अपने सपनों को नहीं जी पाई, अपने संघर्ष उनके दुनिया समझ नहीं पाई। तो वो सब लौट लौट के मेरी कविता में बार बार आती हैं। और आज की स्त्री की जब मैं बात करूं, मैं हूँ, शैलजा है, जोशना है, तो हम बहुत सारी दुनिया एक साथ, जो आपने मुक्तिबोध की पंक्ति पढ़ी थी, बहुत सारी दुनिया हम एक साथ लेके चल रहे हैं। एक वो दुनिया जहाँ हमारी भूमिकाएं हैं, हम माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं। एक वो दुनिया जहाँ हमें कार्यक्षेत्र में बिल्कुल एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह चलना पड़ता है, एक पुरुष से कंधा मिला के हर क्षण अपने आप को प्रूव करते हुए कि नहीं हम हैं, हम तुम्हारे बराबर मस्तिष्क हैं, मेघा है। एक वो दुनिया जो मेरे अंदर बसती है, जहाँ मेरे सारे सपने हैं, संघर्ष हैं, जो बाहर सब कुछ टूट फूट जाता है, वो अंदर की दुनिया में मैं उसे गढ़ने की कोशिश करती हूँ। और इन्हीं तीनों दुनिया के संवाद से, अंतर संवाद से मेरी कविताएं आती हैं। और मुझे नहीं पता वो क्या हैं, कैसी हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि वो हार की कविताएं नहीं, वो कविताएं हैं। इसका मतलब मैं जीवित हूँ, मेरे सपने जीवित हैं, और मेरे जैसी हज़ारों स्त्रियों के सपने जीवित हैं। क्योंकि अगर हम लिख पा रहे हैं, कुछ गढ़ पा रहे हैं, और कविता लिखना जैसा आपने कहा स्त्री के लिए तो बहुत ही फिजूल सा कार्य है, क्योंकि स्त्री के लिए मान लिया जाता है कि वो कुछ प्रोडक्टिव दे, संतान पैदा करे, परिवार को गढ़े, रोटी बनाए, किसी का पेट भरे। कविता लिख के हम समाज को क्या दे रहे हैं? हमने तो कुछ समाज में जोड़ा नहीं। तब भी अगर हम कविताएं लिखते हैं तो ये हमारे ज़िंदा रहने का सबूत है, ये सबूत है कि हम सपने देख रहे हैं। तो स्त्री के लिए कविता, पुरुष के लिए कविता लिखना इतना अभी देखिए कि हम अगर पीछे जाएं, अपने वेद में ही देखें, पुराणों में कितनी ऋषिकाएँ आपको मिलती हैं जो मंत्र रचती हैं। इन द लिटरेचर एनोनिमस इज़ द वुमेन। पर अगर आज इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियाँ लिख रही हैं, कविता लिख रही हैं, इसका मतलब कि वो ज़िंदा हैं, उनके सपने ज़िंदा हैं और वो अपनी बात कह पा रही हैं। कविता लिखना ही अपने आप में सबसे बड़ी क्रांति है। बहुत सही कहा कि क्रांति है। और मुझे याद आता है एक दौर 76 के आसपास का, हिंदी कवित्रियों के प्रेम गीत, इसे संपादित किया था क्षेमचंद्र सुमन ने। उसमें उसकी लंबी भूमिका में उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों से कविताएं मंगाई, विद्यावती कोकिल, विद्यावती मिश्र, तोरण देवी, मतलब ये जो परंपरा थी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। तो कई कवित्रियों ने जवाब दिया कि मैं लिखती थी लेकिन मैं इस संकलन में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पहले लिखती थी, अब मैं केवल अपने पति की सेवा में रहती हूँ, मैंने लिखना छोड़ दिया है। उस प्रसंग को पढ़ते हुए इतना मन में विचलन होता है और मन विचलित होता है कि ये कैसा समय है जबकि स्त्री की सीमा वो एक परिसीमन में बांध दी गई है। और ऐसी स्थिति में अभी मैं पढ़ रहा था जोशना बनर्जी की कविताएं, जो अम्बुदि में पसरा है आकाश की कुछ पंक्तियां हैं, मुझे बहुत अपीलिंग लगी।
कितना जुनून है इस कवित्री का। ये कहती कि कविता मेरे संघर्ष के दिनों में मेरी टूटी चप्पल में भी रह सकती है एक रुतबे की तरह। मेरे संघर्ष के दिनों में कविता मेरी टूटी चप्पल में भी रह सकती है एक रुतबे की तरह। मेरा प्रयत्न है कि मृत्योपरांत जब कविता मुझे अपने कंधों पर ले तो मैं कविता को भारी न लगूं। कविता पहुँचे मुझ तक पहले, धन स्वर्ग मोक्ष पहुँचे बाद में। ये जुनून है ज्योत्सना जी के भीतर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की कविता यानी स्त्री कविता को जिन लोगों ने तमाम रंगों से भरा है, जिसमें स्नेहमयी चौधरी हैं, अनामिका हैं, सविता सिंह हैं, बहुत सारी आपकी जो कवित्रियाँ हैं आज की, और उसमें आप भी हैं। तो आपको ये संसार जिसमें मध्यवर्गीय स्त्रियों का संसार है, ग्रामीण स्त्रियों का संसार है, क्या लगता है कि आज की स्त्री कविता या आज की कविता जिसमें तमाम पुरुष भी स्त्रियों पर लिख रहे हैं, लगभग परकाया प्रवेश करते हुए उनकी संवेदना से एक तरह कदम ताल करते हुए, क्या आपको लगता है कि स्त्री पूरी तरह से अव्यक्त हो पा रही है? वह मध्यवर्ग की स्त्री जो शहरों में है, जो ग्रामीण इलाकों में है, जो तमाम ऐसे कामों में जुटी हुई जिसे अव्यक्त की आज़ादी का कोई अर्थ ही नहीं पता है, जहाँ तक शायद आज़ादी की रोशनी नहीं पहुँचती। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो स्त्री कविता है, आज की जो कविता है, वो आज की स्त्री को और कविता में उस आज की स्त्री को किस तरह से रूपायित कर पा रही है, किस हद तक? ज्योत्सना जी। बहुत ही खूबसूरत सवाल ओम जी। एक सुपरस्टार है रजनीकांत, साउथ इंडिया के, जिन्होंने बहुत सारी हिंदी मूवीज़ भी की हैं और साउथ की भी मूवीज़ भी की हैं। तो एक बार मौका मिला था उनको देखने का। तो जब मैं उनको देख रही थी तो मैं ये देख रही थी कि लोग उन्हें ईश्वर की तरह बरत रहे थे, उनका जय घोष कर रहे थे और पूज रहे थे उन्हें। वहाँ पे उनके फ़ोटो के आगे जोत जलाई जाती है, धूप जलाई जाती है, उनके नाम के नारे, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वहाँ पे उनको थलाइवा बोला जाता है। मेरे जीवन में जो स्त्रियां हैं जिन्हें मैं पढ़ती हूँ, जो मेरी सीनियर हैं, जो मेरी वरिष्ठ हैं, या रश्मि जी हैं, शैलजा जी हैं, मैं इनको पढ़ के ही आगे बढ़ रही हूँ। जो जैसे रश्मि जी की कविताओं में जो पीड़ा है, जो प्रसन्नताएं हैं, जो विविधताएं हैं, या शैलजा जी की कविताओं में जो दुख है, जो स्त्री के मन भाव हैं, या मेरी कविताएं हैं, हम तीनों की कविताओं में एक समानता है। वो समानता क्या है? वो समानता ये है कि जैसे ये मेरा एक मन का भाव है कि मन का भाव क्या सत्य ही है कि मुझे जब जब कोई कष्ट मिला, कोई पीड़ा मिली, तो मुझे एक स्त्री ने ही संभाला। सफ़र करते हुए अगर अचानक से पीरियड्स हो गए तो एक सैनिटरी पैड एक स्त्री ने ही दिया। धोखा मिलने पर मुझे स्त्री ने ही सिखाया कि इस धोखे से उबरा कैसे जाए। लिखते वक्त अगर आपका बच्चा आपके पास आ जाता है, उसको फ्रेंच फ्राई चाहिए, या बेटी आ जाती है एनसीसी में जाना है, 2 चोटी बनानी है, आपका पेट आ जाता है, चाहता है कि आप उसको समय दो, तो एक स्त्री से ही मैंने सीखा कि उन सब कामों को करते हुए कैसे अपने लिए भी समय निकालना है। एक स्त्री ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक स्त्री ने ही मुझे ये सिखाया कि अगर मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो मैं उनको रंगूंगी नहीं, सफ़ेद ही रहने दूंगी। तो मेरे जीवन में जितनी भी स्त्रियां हैं, लेखिकाएं हैं, जो मेरी साथिनियां हैं, वे थलाइवी हैं मेरे जीवन की, और वही मेरी हिम्मत है, वही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। बजाय इसके कि स्त्रियों के संसार में और पुरुषों के संसार में रहते हुए मैं ये पढ़ के बड़ी हुई हूँ कि सुभाषित रत्न भांडागारम में ये लिखा गया है कि एक स्त्री का चरित्र इतना गिरा हुआ होता है कि अगर वे अपने पिता और भाई को भी नग्न अवस्था में देख ले तो अपना चरित्र गिरा देगी। ये मैंने सुभाषित रत्न भांडागारम में पढ़ा है। फिर आप कहते हैं कि रमन्ते तत्र देवता, कहाँ है देवता और कहाँ स्त्री का क्या हाल है? ओम जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो ये जो इस कविता की पंक्तियों में लिखा है कि कविता मेरे संघर्ष के दिनों में टूटी चप्पल में भी रहे। मैं टूटी चप्पल पहन के भी चली हूँ, मेरे जीवन में वो समय भी आया है, लेकिन कविता ही मेरी हिम्मत बनी रही, मेरा प्राण बनी रही, मुझे बार बार गिरने से बचाया, मेरी पीड़ा में मुझे संभाला, मेरे साथी लेखिकाओं ने मुझे संभाला, और इसी तरीके से जीवन चला जा रहा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन
पुरुषों की कविताओं में आप स्त्रियों को किस तरीके से देखेंगे? नयन सुंदर है, कमर सुंदर है, देह सुंदर है, परंतु स्त्री की कविता में आप एक पिता का संघर्ष भी देखेंगे। पिता को चौकीदार बनते हुए देखेंगे, जाग जाग के अपने बच्चों की रक्षा करते हुए देखेंगे, भाई का त्याग देखेंगे, चाचाओं और दादाओं का प्रोटेक्टिव होना देखेंगे। तो ये एक डिफरेंस है जो मैं देखती हूँ। मैंने खुल के अपने घर के पुरुषों के अगेंस्ट भी लिखा है, लेकिन मैंने उनके फेवर में भी लिखा है, अपने कोलीग के फेवर में लिखा है, जहाँ मैं काम करती हूँ उन पुरुषों के बारे में लिखा है, जो मेरे सीनियर हैं उनके बारे में लिखा है, और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जिनसे मैं प्रेरित होती हूँ। ऑफ कोर्स ओम जी के आर्टिकल पढ़ के हम लोग प्रेरित होते हैं सभी। तो ओम जी शुक्रिया इतने सुंदर सवाल के लिए, इतना कुछ कह सकी आपकी वजह से, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक ज़रूर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि एक कवि हमारे यहाँ उन्होंने लिखा है कि एक स्त्री के कारण बची रही एक स्त्री मेरे भीतर। बिल्कुल 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 सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन जहाँ पर स्त्रियों के अलक्षित संसार की मैंने बात की थी, एक फ्राइड का कथन मेरी दृष्टि में आया। वो कहते हैं कि मैं इतने दिनों तक मनोविश्लेषणवाद में काम करते हुए ये न जान पाया कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। तो ये जो विराट संसार है, जिसके दरवाजे, जिसके कपाट अभी तक नहीं खुले हैं, फ्राइड भी नहीं खोल पाए, शैलजा जी किस तरह से इस दरवाजे में प्रवेश करती हैं और स्त्रियों कि वो क्या चाहना है जिसे वो नहीं जान पाए कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। बार बार मुस्करा रही हूँ इसलिए कि औरतों से सवाल जवाब सभी कर लेते हैं, बातचीत कम लोग करते हैं तो बातचीत हो रही है। स्त्रियां कहाँ हैं? बहुत मुश्किल है उस दरवाजे तक पहुंचना भी। वो अपने संघर्ष में बहुत कुछ कर रही हैं। और मज़े की बात यह है कि आजकल औरतें जब आगे फ्रंट पे खड़ी होकर कोई काम भी कर रही हैं तो उन्होंने अपने लिए बहुत सारी जगहें ऐसी खुद बना ली जहां उन्हें लड़ना झगड़ना पड़ रहा है। उन्होंने अपना संघर्ष खुद ही बहुत बढ़ा लिया है और उनका जीवन पहले जितना आसान नहीं रहा। वो बहुत सारे फ्रंट पे लड़ाइयाँ लड़ रही हैं और ये बिल्कुल आसान नहीं है कि आप एक आसान दरवाजे पर दस्तक दें और उनके लिए मुक्ति का द्वार, स्वतंत्रता का द्वार इस तरीके से खुल जाए। उनके लिए जीवन इतना आसान नहीं होगा। वो कोशिश कर रही हैं, लगी हुई हैं। और पर देखते हैं, हमेशा औरतें इतने सालों से, इतने बरसों से इसमें बंधी हैं, अब वो कुछ कहने को सामने आ रही हैं, कह तो रही हैं, कम से कम कुछ लोगों तक बात पहुँचेगी भी उन तक। और मुझे अभी बात करते हुए एक पंक्ति और याद आ गई, तो वो पंक्ति भी स्त्रियों पर ही है कि उफक कर खोल दो, उफक कर खोल दो, उठो कि खोल दो जूड़े, मुझे बंधी हुई औरत उदास करती है। तो ये देख के ही बड़ी निराशा होती है। रश्मि है, जोशना है, इन्हें कल ऑफिस जाना है, ये आज बात कर रही हैं, भाग भाग करके वापस जाएंगे। ये कितना काम है इनके पास। मुझे जाना है, मैं घर जाऊंगी, मैं 10 सवालों के जवाब दूंगी, तो कहाँ आसान है। मैं भी तो वहाँ जा कर के अपने को कन्फ्रंट करूंगी कि मैं कहाँ गई थी, मैं एक दिन के बाद आई, तो कहाँ आसान लग रहा है। मैं यहाँ बैठ करके बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, पर पीछे जीवन इतना आसान नहीं है ओम जी, बहुत मुश्किल है। रश्मि जी, आपसे कुछ महत्वपूर्ण कविताएं जो हमारे समय में आईं और वो चर्चा का विषय बनी। भागी हुई लड़कियां, इसके बड़े आख्यान और विमर्श चले। औरतें कविता जो कि बहुत ही मार्मिक कविता है उदय प्रकाश जी की। या इस तरह से एक कविता कछार कथा में अभी हरिश्चंद्र पांडे की आई है, मैं अपना भ्रूण गिराना चाहती हूँ। अपने बेटे, नालायक बेटे के कारण एक स्त्री कहती कि मैं अपना भ्रूण गिराना चाहती हूँ। इन तमाम कविताओं के परिप्रेक्ष्य में जो स्त्री दिखाई देती है, वो स्त्री आपके यहाँ कितना प्रतिबिंबित होती है आपकी अपनी कविताओं में? आलोक जी दादा हैं हम सबके। भागी हुई लड़कियों के संदर्भ में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अब जागी हुई लड़कियाँ हैं, भागना नहीं चाहती हैं। जैसे आज ही शैलजा से बात हो रही थी, शैलजा ने कहा कि बने रहते हैं किसी भी तरह, चलते रहते हैं। मैंने कहा यही साहस, भाग जाना, पलायन कर जाना और डटे रहना, उस स्थिति को झेलना
और उसे अपने हिसाब से अगर नहीं भी बदल सकते हैं तो उसे हमारी सारी औरतें, माएँ हमारी, मैंने जिन औरतों को भी देखा अपने आसपास, माएँ, मौसियाँ, बुआ, वो भागी नहीं, वो उस स्थिति में रहीं, बनी रहीं और उसमें ही अपने लिए दरवाजे, जो भी मुक्ति, मुझे नहीं पता मुक्ति क्या है, इतनी बार स्त्री मुक्ति की हम बात करते हैं, मुझे स्त्री मुक्ति को मैं अभी भी ठीक ठीक डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि मुक्ति कहाँ है, इसी समाज में रहना है, सारे पुरुष हमारे ही अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पति हैं, प्रेमी हैं, बेटा है, भाई है, तो मुक्ति इनसे तो नहीं चाहिए, फिर मुक्ति किससे चाहिए। तो इस स्थिति में रहना भी मुझे लगता है स्त्रियों का सबसे बड़ा साहस है। और आज की स्त्री उसमें मैंने जैसा पहले कहा कि पहले की औरतें मिट जाती थी, खप जाती थी, आज की स्त्री उस स्थिति में रहते हुए अपने लिए दरीचे खोलती है। जैसे मैंने शैलजा से कहा कि आपने अपना अस्तित्व बनाया, एक सिचुएशन में रहते हुए, एक हालात को झेलते हुए आपने अपने लिए रोशनी तलाशी और उस रोशनी में अब कई सारी और स्त्रियों को रोशनी मिल रही है। तो ये हमें करना है, मुझे लगता है ये आज की स्त्री ने किया है कि वो एक हालात में रहते हुए उसे अपने लिए भी बदल रही है और अपने साथ साथ बहुत सारी और स्त्रियों के लिए बदलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर दरवाज़ा खुलेगा, रोशनी आएगी, तो सिर्फ हमें हमारे लिए नहीं चाहिए, हमें हज़ारों उन बहनों के लिए चाहिए जो अभी भी वो रोशनी नहीं बना पा रही हैं, वो खिड़कियाँ और रोशनदान वो नहीं खोल पा रही। और पुरुष भी बहुत बदले हैं। जो कविताएं आप कह रहे हैं, बहुत सुंदर कविताएं हैं। उदय प्रकाश की औरतें तो सुनते हुए रोएं खड़े हो जाते हैं। हरिश्चंद्र जी की वो कविता मैंने नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ूंगी। मंगलेश डबराली जी के पास स्त्री विमर्श की कुछ बहुत अच्छी कविताएं हैं। चंबल एक नदी का नाम है, नरेश सक्सेना की कविता। जी, तो जो कवि है ना, कवियों के भीतर तो स्त्री होती है, तभी तो इतनी सुंदर कविताएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस बात पे विवाद भी हो सकता है कि स्त्री जो है बायोलॉजिकल गढ़न नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि स्त्रियों के अंदर एक पूरा संवेदनशील संसार अभी भी बचा हुआ है। स्त्रियों के अंदर अभी भी ये तमाम युद्धों के बीच भी ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा शांति है, ज़्यादा समझौता है, ज़्यादा सामंजस्य है। तो ये समाज बहुत सुंदर हो जाएगा अगर स्त्री अपने भीतर की उस स्त्री को बचाए रखे और पुरुष अपने भीतर उस स्त्री को जगाता रहे, जो कि हमारे कवि कर भी रहे हैं, लेखक। चलिए जोशना जी, हमारे समय में एक समय ऐसा विमर्श आया कि भोगा हुआ सच, देखा हुआ यथार्थ, यानी यथार्थवाद को अपनी आंखों से देखकर, और या इस तरह से कहा जाए कि बहुत सारी जो खाने बंदियाँ बनी जिसमें दलित जिस अनुभव से गुजर रहे हैं वही अपनी पीड़ा कह सकते हैं सार्थक तरीके से। स्त्री जिस पीड़ा और संवेदना से गुजर रही वही कह सकती है अपनी पीड़ा को, पुरुष ये काम नहीं कर सकता। तो क्या आप इस तरह की खानेबंदी जो आलोचना या आलोचक या जो भाष्य के तंत्र मौजूद हैं हिंदी कविता को खोलने के लिए और उस अनुभव की प्रामाणिकता तक पहुंचने के लिए, कौन पहुंच सकता है, कौन पात्र है या कौन कुपात्र है, इस तरह की बहसें तमाम चलती रहती हैं। क्या आप समझती हैं कि आप अगर पुरुष के मनोविज्ञान पर लिखना चाहें तो कोई रोक सकता है, या क्या वहाँ भी आप अधूरा प्रवेश कर सकेंगी, या एक पूरे पुरुष को आप अपनी कविता में प्रतिबिंबित कर पाएंगी, या केवल अपनी स्त्री को या अपनी तरह की स्त्रियों को? नहीं, मैं प्रतिबिंबित नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा कहना ये कतई नहीं है कि पुरुष महान नहीं है या स्त्री महान है, स्त्री देवी है। नहीं, मैंने ऐसे कई पुरुषों को भी देखा है जो हमारे लिए संबल बने हैं, सहायक बने हैं, हमें प्रेम दिया है, स्नेह दिया है। मैंने ऐसे पुरुषों से बात की है, मेरे आसपास ऐसे पुरुष हैं। मैं पुरुष का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी हैं अपने जीवन में, अपने बचपन में, अपने स्कूल कॉलेज के समय में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो डिफरेंसेस मैंने देखा है, मैं उसको भी नहीं भूल सकती हूँ। एक कल्पना की धुरी जो हमारे मन से उठती है, आप क्या समझते हैं कविता कैसे लिखी जाती है? कविता ऐसे नहीं लिखी जाती कि अगर स्त्री को पीड़ा मिल रही है या दुख मिल रहा है तभी वो लिख पाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी, कहते हैं ना, जीवन छोटी छोटी खुशियों से बना हुआ है, तो बहुत सारी खुशियाँ भी हमें मिली हैं, वो वही हमारे जीवन में प्रेरणा बनकर हमारे सामने आती रहती हैं। आज कितनी और सर्वे कहता है कि 95% हस्बैंड ऐसे हैं जो शादी के कुछ समय के बाद पत्नी को पीठ दिखा के उस तरफ सो जाते हैं। सर्वे कहता है। सर्वे को मैं ओम जी के यथार्थ से जोड़ती हूँ। मेरे हिसाब से ये अभी तो हम इतना जानते ही हैं, बाकी का तो हमें नहीं पता। शादी के कुछ समय बाद हस्बैंड उधर मुंह करके सो जाते हैं
और पत्नी अगर थोड़ा लेट आती है किचन से तो उसको पति की पीठ देखने को मिल रही है। तो जिस दिन स्त्री इस चीज को भी लिख दे, अभी वो लिखा ही नहीं जा रहा जो लिख दिया जाना चाहिए, अभी बहुत कुछ छिपाया जा रहा है, बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। उस छिपे हुए को खींच के अगर हम अंदर से लाने में सक्षम हो जाए, इन्हीं पुरुषों इन्हीं स्त्रियों के मध्य, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारा मनभेद या मतभेद स्त्रियों से भी हो जाता है, लेकिन संसार अगर ऐसा हो जाए, हमारे आसपास का संसार अगर ऐसे हो जाए कि हम अपने अंदर की उस छिपी हुई गहरी अभिव्यक्ति को लिख दें, तो वो समय मेरे लिए वो यथार्थ कहलाएगा मेरे लिए। अभी यथार्थ को मैं यथार्थ की तरीके से मैं नहीं देख पा रही हूँ। हो सकता है मैं पिछड़ी हुई हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ, कतई नहीं देख पा रही हूँ। मेरी कुछ ऐसी सखियाँ हैं जो गांव से हैं, वो जब मुझसे फ़ोन पे बात करती हैं तो उनकी भाषा ही अलग होती है। वो जब अपना दुख बताती हैं, अपने संघर्ष बताती हैं, वो एक अलग किस्म की भाषा होती है। मैं चाहती हूँ वही भाषा किताब में आके उतर जाए, वो नहीं है किताब के पन्नों में। तो जब वो समय आ जाएगा मेरे सामने, मेरे हाथ में, मैं खुद इतनी हिम्मत कर सकूँगी कि मैं ये सब लिख सकूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें लिखने से रह जा चुकी हैं, तो वो मेरा यथार्थ होगा, वो रश्मि का यथार्थ होगा, वही शैलजा का यथार्थ होगा। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने अपनी बात कही है कि अभी वो अभिव्यक्ति के संसाधन, वो साहस या वो शायद अवसर नहीं आ पाया है कि उस स्त्री की पीड़ा लिखी जा सके उसी की भाषा में, उसी की संवेदना में, उसी के छुअन में, उसी के एहसास में, उसी के रुदन में। बहुत अच्छी बात है। मैं आज की समकालीन कवयित्री अनुराधा सिंह आपकी बम्बई की, उनकी एक कविता पढ़ रहा था। लिखती हैं कि कितनी पुरुष हो जाना चाहती हूँ, माँ ने एक सांझ कहा, संभव हुआ तो अगले जन्म मैं भी इंसान बनूंगी। अंत में कवित्री कहती है, तो सुनो दुनिया, बस इतनी पुरुष हो जाना चाहती हूं कि तुम्हारे हलक में उंगलियां डालकर अपनी मां के इंसान बनने की अधूरी लालसा खींच निकालूं। ये जो स्त्री इंसान नहीं बन पाई है, और अभी भी जो बहुत कुछ, जोशना जी ने कहा कि बहुत कुछ अपनी पीड़ा, अपने एहसास, अपने उल्लास को स्त्री दबाए रखती है अपनी आंचल में कहीं ना कहीं। ये संसार आपको लगता है कि बदलता हुआ दिखाई देता है, या आधुनिकता के चाकचिक्य में अभी भी अपनी मर्दानगी संभाले हुए है? क्या लगता है आपको शैलजा जी? तो ये अच्छा सवाल था। तो नहीं, हड़का दिया था सवेरे कि ऐसा सवाल मत पूछना। नहीं, मैंने बहुत हड़काया था, पर आप मान नहीं रहे हो फिर भी। तो देखिए, आप हैं पूरब की बेटी। हाँ जी, आप ही ने पूरब की बेटियां लिखा है ना, तो हम भी बिल्कुल। पूरब के बेटे हैं। सही बात है, आप जम के निकाल रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि औरतें देखिए हर जगह बोल रही हैं, पर वो हलक से वो उतना सा सपना निकाल लेना, जैसे अगर रश्मि बात कर रही है या रश्मि के जैसा और कोई स्वर बात कर रहा है, तो वो यहाँ तक आ चुकी है, एकदम ऐसे आँख में आँख डाल के बात कर रही है। मैं बात कर रही हूँ, मैं अभी थोड़े पिछले कमरे में से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी औरतों को वहाँ से ही बोलते हुए देखा है। एक बहुत पर्सनल सा मुद्दा, छोटा सा मेरा खुद का है कि 30 या 31 साल जब रही होंगी, मैं बहुत एक्यूट डिप्रेशन में चली गई। तो मुझे संभालने के लिए पूरी दुनिया में एक ही बंदा जो सब लोगों ने बोला, वो आशाराम बापू थे। सब ने कहा वहीं पे जा कर के ये सारा कुछ सही हो जाएगा। तो आप आशाराम बापू को तो छोड़ ही दें, औरतें जहाँ भी हैरान और परेशान हुई हैं, उन्हें धर्म की तरफ मोड़ दिया गया है। उन्हें कहा गया है आप कहीं और चल, बस वही बचाएगा तुमको, वही निष्कृति है उसकी, बस वही आप करिए। आप भटक गई हैं तो आप धर्म करिए, आप प्रेम में पड़ गई हैं तो आप धर्म के साथ, क्यों प्रेम नहीं करें, क्यों धर्म के पास चले जाएं? तो हमारे पास भी तो इतनी छूट होनी चाहिए, और हम अपने सवालों के जवाब एक दिन ज़रूर हलक से निकाल के लाएंगे। वो दिन बहुत दूर नहीं है, औरतें बोलने लगी हैं आपके सामने आकर के, और वो सवालों के सारे जवाब निकालेंगी। मुझे अच्छा लग रहा है, वो धीरे धीरे ही सही पहुँचेंगी ज़रूर एक दिन। रश्मि जी, 2 पंक्तियां हैं हमारे समय के एक बड़े कवि की। तुम हो ये पर्दा हिलाकर बता दो, तुम हो ये पर्दा हिलाकर बता दो। जैसे हमारे से चाय पिए ये उनकी ही बनाई है, चाय पिए ये उनकी ही बनाई है। ये जो
संसार है स्त्रियों का, जो कह रही हैं कि पीछे से कुछ बोलती सी लग रही हैं, अभी ठीक से बोल नहीं पा रही हैं। ये आपको कैसे लगता है? आप तो दिल्ली जैसे महानगर में रहती हैं, बोलने की पूरी आज़ादी है, लेकिन आपके पीछे भी मुजफ्फरपुर का संसार है, वहाँ की स्त्रियों का संसार है। जैसे अनामिका, उसकी आवाज में दिल्ली बोलने लगी है। ये दिल्ली नहीं है, जरूर कहीं ना ये कहीं। दिल्ली नहीं है। ये वही मैंने पहले ही कहा था कि ये औरतें हैं, वो सारी औरतें हैं जो बोल नहीं सकी, जिनके पास अभी भी आवाज़ नहीं है। मैं रोज़ उनकी आवाज़ सुनती हूँ, उनके आंसुओं को सुनती हूँ, उनकी घुटी हुई चीख सुनती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे समाज से नहीं आती हूँ जहाँ औरतों को बोलने की भी आज़ादी है। उनका अभी भी, चाहे वो कितनी भी आज़ाद हो गई हैं, उनका दायरा अभी भी बिस्तर और रसोई तक ही सीमित है। तो वो सारी औरतें मेरे अंदर ज़िंदा हो जाती है। और जैसा कि शैलजा ने कहा कि आँख में आँख डाल के बात करती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये रोज़ जिंदा होने का साहस मैं अपने अंदर कहाँ से लाती हूँ, क्योंकि बड़ा चूजे जैसा दिल है मेरा, मैं सच बताऊँ। और जब भी ऐसी कोई चुनौती आती है या जब भी ऐसा कुछ होता है, धक 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 मैं कानों में सुनती हूँ अपनी धड़कनें, बहुत मुश्किल से हिम्मत बटोरती हूँ और सामना करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वहाँ खड़ी रह सकूँ, अपनी बात कह सकूँ। उतनी ही डरपोक मैं भी हूँ जितनी कोई भी एक आम स्त्री होती है, जिसे गढ़ा गया है बचपन से ही। जिसे बचपन में जोर से बोलने की, खेलने की आज़ादी नहीं थी, अब हम उसी परिवेश से निकल कर सारे आए हैं। तो मुझे लगता है रोज़ ही खुद को ज़िंदा करना पड़ता है, बटोरना पड़ता है साहस, और एक युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ता है। और जब आपके आगे पीछे कोई नहीं है आपको संभालने वाला, तो वो हिम्मत आप कहाँ से जुटाएंगे? आपको संभालना है कई लोगों को, तो करना पड़ता है, वो हिम्मत जुटानी पड़ती है। वो एक शेर है ना, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसा हो गई। तो बस वही है कि वो दुख में ही, और मुझे लगता है कविता ही ने मुझे संभाला है, कोई ईश्वर, कोई देवी, किसी ने नहीं संभाला है। ऐसे तमाम साहस, ऐसे तमाम, जब मुझे लगा नहीं आज का दिन मुझसे नहीं बीतेगा, नहीं अब ये पल मैं नहीं झेल पाऊंगी, तो कविता ने मुझे संभाल लिया। वही मेरी थेरेपी है, वही मेरी देवी है, सब कुछ वही है, और ये आत्मा की आवाज़। रश्मि जी, अगर आपको आज की स्त्री का प्रतीक माना जाए तो आपकी स्त्री लिखती है, दिसंबर अपने दिए सब दुख जानता है, लेकिन क्या वह उस एकाकी हृदय का शोक जानता है जिसे आसक्त मिलते हैं सहचर नहीं? बोलिए इस पर कुछ। हाँ, बहुत पुरुष बदल रहा है, लेकिन पुरुष आसक्त हो पाता है, दोस्त और प्रेमी अभी भी नहीं बन पाता। और जब एक स्त्री अपनी दुनिया में अपना स्थान खोजने निकलती है, अपने मन की बात कहती है, तो उसे एक सहचर चाहिए होता है जो उसके दिमाग को, मन को भी समझे, उसके साथ चले, उसकी भावनाओं को समझे। जैसा कि आपने सर, हमें लगता है ये सारी हमारी जितनी भी है, जो पूरा विमर्श है, इसका मूल यही है कि पुरुष अभी भी स्त्री को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे रूढ़ बना दिया। जैसे आपका ही एक सवाल था ना कि स्त्री क्या चाहती है, कुछ नहीं चाहती है, आपके साथ चलना चाहती है। कहते हैं ना, मैं आगे चलना चाहती हूँ, ना पीछे चलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो वो सहचर ही हमें नहीं मिल रहा। वो आसक्त मिल जाते हैं, प्रेमी मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रेम भी मुझे लगता है कि बहुत आंखों तक का ही प्रेम होता है, वो हृदय तक नहीं पहुंचता है। तो जिस दिन हमें मित्र और सहचर मिल जाएंगे जो हमें बराबर का मस्तिष्क मानेंगे, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, उस दिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष बहुत आसान हो जाएगा। जी रश्मि, शुक्रिया। आपकी एक बहुत अच्छी कविता सीरीज़ है कमाल की औरतें। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, लेकिन हालांकि इतनी लंबी सीरीज़ है महाकाव्य जैसी, वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसमें से सुनाता हूँ। वे देर तक धोती हैं अपने सपने, अपने ख्याल, अपनी उमंगें, इतनी कि सफ़ेद पड़ जाएं रंग, ये असली रंग की औरतें। नकली चेहरे के पीछे छुपा लेती तुम्हारी असलियत ये औरतें। अपनी आत्मा पर लगी तमाम खरोचों को भी छुपा ले जाती हैं। और तुम कहते हो कमाल की औरतें हैं, इतनी देर तक नहाती हैं। फिर एक दृश्य है कि दर्द की पट्टियाँ बदलती औरतें घूमती धरती पर जमकर खड़ी हैं, तुम्हारी दीवारों में खुली हैं गारे मिट्टी की तरह, तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारी चाह बनकर। और तुम कहते हो कमाल की औरतें हैं, दिन भर घर में पड़ी रहती हैं, खाती हैं, मोटाती हैं, शाम को बेहोश पसर जाती हैं, न कहीं आती हैं न जाती हैं। ये जो एक चित्र खाका खींचा है रोज की बदकहियों का, जिससे छन कर एक स्त्री का अंधेरा या उजाला प्रकट होता है, इसके बारे में चंद शब्द कहें, चूँकि जाल धीरे धीरे समेट रहे हैं। हाँ, कमाल की औरतें लंबा सीरीज़ है, उसमें तमाम तरह की बातें हैं।
जहाँ एक्चुअली इस लाइन को इस्तेमाल किया, कमाल कर रही हो यार, इतनी देर लगा देती हो। ये हर घर में आप सुने होंगे, तैयार होने में देर, नहाने में देर, जवाब देने में देर, सामान ढूंढ के लाने में देर। तो भाई वो सारा ठिकरा आप उनके ऊपर ही फोड़ दे रहे हैं, सारा कुछ वही कर रही हैं। और करने के बावजूद भी मैंने कमाल कहा कि वाकई ये कमाल कर रही हैं कि ये सालों साल वही काम करते रह जा रही हैं। उसके इस लंबी सीरीज़ के बाद मैंने छोटी सी 4 लाइनें लिखी थी कि वो कहेंगे कम बोलो, वो कहेंगे कम बोलो, कम हंसो, कम करो बात, कम सुनो, मेरी दोस्त तुम कम सुनना। आहा, क्या बात। बहुत अच्छा। जोशना जी, आप बहुत खामोश हैं, लगता है कविता की किसी झील में उतर गई हैं। अगर चंद पंक्तियों में अपनी बात किसी कविता के सहारे कहनी हो जो आज की स्त्री और आज की कविता को प्रतिबिंबित करती हो, ऐसी पंक्तियां अगर अपने संग्रह से ढूंढे तो मैं संग्रह मेरे पास मैं दूं आपको, और है तो उसे सुनाएं। हम चाहते हैं कि सदन में अगर इनसे कोई सवाल बनता हो कविता के ऊपर, आज की स्त्री के ऊपर, तो वो भी हों। हाँ, एक माइक दे दें। जोशना जी अपनी कविता पढ़ें, उसके बाद मैं सवाल शुरू करते हैं। माइक दे दें, हम आपको दे दें। कविता पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती जी। हूँ, बहुत थोड़ा समय लूँगी। कि कहते आए हैं ना कि स्त्रियों के मन को कोई समझ नहीं सकता। फ्राइड कहते हैं, फ्राइड कहते हैं। व्हाट अ साइकोलॉजिकल फोर्स। बहुत अच्छा। क्योंकि वो खटती है, स्ट्रगल करती है और बहुत बोलती है। मेरे हिसाब से इसलिए उसका मन नहीं समझा जा सकता। अभी हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा। संगीता जी यहाँ बैठी हुई थी और उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ के लिए लिखा था कि माई गॉडेसेस। तो ये भी एक बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे सामने। लेकिन इससे इतर भी एक बात है कि एक औरत अगर अपने पति के 4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखती है, उसके बाद भी उसको माफ़ कर देती थी, तो मेरे हिसाब से तो उसका मन इसलिए नहीं समझा जाता। आज हमारे भारतवर्ष में भी कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां अगर स्त्री प्रेम की कविता पढ़ दे तो उसके लिए यही समझा जाता है कि ऑडिटोरियम में बैठा कोई पुरुष प्रेमी उसके लिए है। तो एक कुछ बहुत कम कविताएं पढ़ूंगी मैं। 2 मिनट में कुछ आ जाए, 2 मिनट के मौन जैसा। 1.5 मिनट। जी जी। एक मेरी सहायिका थी, उनके लिए मैंने एक कविता तो बहुत बड़ी है, बस 4 या 5 लाइन। एक सहायिका का मरना एक प्रेमी के मरने से एकदम भिन्न था। माता पिता के मरने से भी भिन्न, पालतू बिल्ली और तोते के मरने से तो बिल्कुल ही भिन्न। वह सहायिका जो जानती थी मेरा सबसे पसंदीदा रंग, सबसे ज़रूरी दवाई, तलवों की क्रीम और मेरा सबसे पसंदीदा लजीज नाश्ता, वह मर चुकी है। एक सहायिका के मरने से शत्रु और चतुर हो जाता है। पीठ दर्द में नहीं करता कोई सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन डालकर मालिश, वस्त्र मैले हो जाते हैं और एकांत में नितांत अकेलापन घुसपैठ करता हुआ कहता है, आज फंस गई ना अकेली। शुक्रिया दोस्तों। बहुत अच्छा। अब देखिए, बहुत कम समय है, चंद शब्द। सबसे पहले तो उन शब्दों में धन्यवाद है आज की सुपरिचित कवयित्री शैलजा पाठक के लिए, ज्योत्सना बनर्जी के लिए, रश्मि भारद्वाज जी के लिए। ये हमारे समय की जागृत स्त्रियां और जागृत कवयित्रियां दोनों हैं। हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन शायद उससे और बदलने की उम्मीद है। और ऐसी बहसें, ऐसी प्रश्नाकुलताएं लगातार चलती रहेंगी जब तक साहित्य बना रहेगा, ये संसार बना रहेगा, औरत और पुरुष की दुनिया बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जागरण संवादी में आने के लिए। शुक्रिया।